नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 की। ठीक है मित्रों, ये विज्ञान का अध्याय 3 है, कक्षा 6 का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 3 क्या दिया है? अध्याय 3 का विषय क्या है? तंतु से वस्त्र तक। ठीक है मित्रों, तो हम इसमें जानेंगे कि एक तंतु कैसे बनता है, फिर उस तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। ठीक है मित्रों, तो आइए पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बूझो, जिसका नाम आपने पुराने अध्यायों में, पहले के अध्यायों में भी सुना होगा। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। किस बात से उत्तेजित थे? कि उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। ठीक है मित्रों, तो उन्होंने पुरस्कार जीता और जो पुरस्कार में राशि प्राप्त हुई उससे उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो अपने माता पिता के लिए उससे वस्त्र खरीदेंगे। लेकिन जब वो दुकान पे गए तो बहुत से वस्त्रों को देखकर वो उलझन में पड़ गए। तो चित्र देखिए 3.1। तो आइए देखते हैं हम। ये है चित्र 3.1। जब हम किसी भी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ का दृश्य कुछ इस दृश्य के जैसा ही होता है। वहाँ पे हमें ढेर सारे वस्त्र देखने को मिलते हैं और हमें बहुत से वस्त्र पसंद आ जाते हैं, लेकिन हम सभी वस्त्र नहीं खरीद पाते। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हम उलझन में फंसे रहते हैं कि आखिरकार कौन सा वस्त्र हम लें। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं, मतलब कृत्रिम रेशों से बने हैं वो। ठीक है मित्रों, उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उत्तेजित मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, उत्तेजित का मतलब आप यहाँ से ये मत निकालिए कि वो गुस्से में थे, मतलब वो उत्साहित थे कि उन्हें अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े लेने थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीद ली। ठीक है, तो उन्होंने एक मफलर और सूती साड़ी खरीद ली। फिर आगे क्या है? कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने दुकान का भ्रमण कर लिया तो उसके बाद उन दोनों ने जो भी उनके आसपास जो भी वस्त्र रहते थे उनको उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखना आरंभ कर दिया कि आखिरकार इनमें क्या क्या विशेषता है। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, मतलब बेडशीट का मतलब जो हम बिस्तर पे चादर बिछा देते हैं। ठीक है, उसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेडशीट बोला जाता है। बेडशीट, फिर कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न मतलब डस्टर, जिससे हम किसी भी जगह की डस्ट या धूल को साफ करते हैं, आदि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि चादर है, जो बिस्तर पे बिछाने वाली चादर है, उसका कपड़ा कुछ अलग है, कंबल का कपड़ा कुछ अलग है। ठीक है, मेज पोश का कपड़ा कुछ अलग है। तो सारे कपड़े अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ तक कि उनके अपने वस्त्र तथा बस्ते तथा क्षमा कीजिए, यहाँ तक कि उनके बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं और उन दोनों ही वस्त्रों का प्रकार अलग है। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान किस प्रकार से की? कोई वस्त्र सूती था, कोई वस्त्र ऊनी, कोई वस्त्र रेशम का और कोई वस्त्र संश्लिष्ट था। संश्लिष्ट मतलब होता है कृत्रिम तौर पे बनाया गया रेशे से बना वस्त्र। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो आपको भी अपने घर में इन चीज़ों की पहचान करना है। अगर आप इनकी पहचान ना कर पाए तो आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, या जो भी आपके बड़े हैं आप उनकी इसमें सहायता ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा ये है क्रियाकलाप 1। तो ये क्या है? वस्त्रों की विविधता। 3.1 में क्या है? वस्त्रों की विविधता। तो ये क्रियाकलाप 1 क्या है? अपने पास
अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपके पास आसपास जो भी कोई दर्जी हो, ठीक है, जो हमारे कपड़े सिलता है, आप उसके पास जाइए और वो आपको सिलाई के कपड़े जब वो कपड़े सिल देता है तो उसके पास कपड़ों की कतरन बचती है, तो आपको वहां से वो आसानी से मिल जाएगी। कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। ठीक है, और दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, अगर वो दर्जी आपकी सहायता कर दे तो आप उसकी सहायता से उन पर उससे पूछकर कपड़ों पर क्या कीजिए, जो कपड़ा आपको सूती मिले उस पर सूती लिखिए, जो कपड़ा आपको रेशमी मिले तो उस पर रेशम लिख दीजिए, जो कपड़ा आपको ऊनी मिले तो उस पर ऊनी लिख दीजिए, जो संश्लिष्ट हो उस पर संश्लिष्ट का लेबल लगा दीजिए, या आप एक पेन से या पेंसिल से लिख सकते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। ठीक है मित्रों, तो जब भी हम एक कपड़ा देखते हैं तो वो हमें एक टुकड़े के समान दिखता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? आपने जब वो कपड़े लिए तो आपने क्या देखा? देखिए, जैसे कि ये 3.2 में चित्र दिया है, तो ये एक प्रकार की कपड़े की कतरन है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें आपको ऐसी खड़ी लाइनें दिख रही होंगी, देख पा रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको इसमें ऐसी खड़ी लाइनें आपको यहाँ कुछ दिख रही होंगी। ये देखिए, कुछ खड़ी लाइनें बनी हैं और कुछ आड़ी लाइनें बनी हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये कपड़ा हमारा रहता है। ठीक है मित्रों, थोड़ी सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। ठीक है, तो ये हमारे पेन का कलर चेंज हो गया। अब देखिए, ये ऐसी लाइनें, ये यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसी खड़ी लाइनें हैं कुछ इस कपड़े में। ध्यान से देखिए अगर आपको ये दिख रहा है, और आपको इस कपड़े में कुछ आड़ी लाइनें दिखेंगी। ठीक है मित्रों, तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से बुने हुए होते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 3.2 चित्र आपने देख लिया। क्रियाकलाप 2 क्या है? देखिए, क्रियाकलाप 2 है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सूती कपड़े का वही टुकड़ा लेना है जो हमने क्रियाकलाप 1 में जिस पे लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए, जैसा कि 3.3 चित्र में दिखाया गया है। यदि कोई ढीला तागा ना मिले तो क्या कीजिए? उसे सुई से उसे निकालने का, अगर तागा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे पेन या सुई की सहायता से आप धीरे धीरे बाहर खींचिए। ठीक है, तो आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ठीक है, तो बहुत सारे तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पे वो वस्त्र तैयार हुआ है। जैसे आपने आपके घर में माँ को या दादी को या माँ को, या अपने आसपास किसी भी बुआ को या कोई आंटी होंगी, उनको स्वेटर बुनते देखा होगा। आजकल तो खैर ये स्वेटर बुनने का काम बहुत ही कम हो गया है, लेकिन मैंने मेरी दादी को और मेरी बुआ लोगों को स्वेटर बुनते हुए देखा है। तो जब वो स्वेटर बुनती हैं तो उनके पास एक बड़ा सा ऊनी धागा रहता है। ठीक है मित्रों, ऊन का धागा रहता है, उसी को वो सिलाई से इस तरीके से बुनती जाती है कि फिर उसकी स्वेटर तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इस चित्र में, ये वही कपड़ा है जो ऊपर वाले चित्र में दिया गया था। अब देखिए इसको किस प्रकार से खींचा जा रहा है। तो आप जब इसे खींचेंगे तो ऐसा एक लाइन से इसमें एक धागा निकलते आएंगे। ये सारे धागे क्या होंगे? ये निकलते आएंगे। तो ये क्या है? इन्हीं धागों को व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, आपने निवाड़ का पलंग देखा है? अगर आपने निवाड़ का पलंग देखा होगा तो आप ध्यान से उसे देखिए किस तरीके से निवाड़ बुनी जाती है और फिर वो निवाड़ कितनी मजबूत हो जाती है ना मित्रों। तो आप उसे अवश्य देखें। उसी प्रकार से वो निवाड़ क्या है? थोड़ी सा बड़ा धागा है। ठीक है, बहुत बड़ा धागा है, वो भी कई छोटे छोटे धागों से मिलके एक बड़ा धागा बना है, तो एक वो बड़ा वस्त्र जैसा बना देता है। अब उसी को अगर हम छोटे छोटे लेंगे और उसी प्रकार से अगर उसे हम बुनेंगे तो एक
उसी प्रकार का अलग वस्त्र बनेगा। तो अब तंतुओं के बारे में जानेंगे। तो क्रियाकलाप 3, अब क्रियाकलाप 3 में क्या करना है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। ठीक है, तो एक तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। ठीक है, तो उस तागे को अपने अंगूठे से दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश, जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया है, के अनुसार अपने नाखूनों से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं, क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो रहा है। तो जो हमारा तागा होता है वो भी आपको देखिए इस प्रकार से करना है। देखिए जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, एक अंगूठे से यहाँ दबाइए और फिर उसको खरोंचिए। जैसे कि मान लीजिए ये धागा है, फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे बार बार यहाँ से खरोंच रहा हूँ। तो आप जब उसे खरोंचेंगे तो वहां से छोटे पतले पतले से रेसे उसमें से निकलेंगे, उस तागे में से। ठीक है, तो वो जो तागा है वो उन्हीं तंतुओं में, छोटे छोटे तंतुओं में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। तो जब कभी हम सुई में धागा डालते हैं, आपने देखा होगा हमारा कोई कपड़ा अगर फट गया है तो हम उसमें धागा डालते हैं, और धागा डालते समय भी उस कपड़े को क्या करते हैं, उस धागे को थोड़ी सा खरोंचते हैं अपनी उंगली से या उमेटते हैं, और फिर उसके बाद में हम आसानी से उसको उसमें सुई में हम डाल पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से आपको करना है। तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम उसको उमेट देते हैं तो वो तागे रहते हैं छोटे छोटे से, वो उमेट के संगठित हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे ज्यादा खींच देते हैं तो वो तागा निकल जाता है और फिर उस सुई में जाना उसमें आसानी नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो वो सुई की नाके में आसानी से नहीं जा पाता, क्योंकि वो तागे थे वो क्या होगा, पृथक होगा एक दूसरे से। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप वो धागा लेंगे और धागे को जब आप उसको अपने अंगूठे नाखून से खरोंचेंगे तो आप देखेंगे वो और छोटे छोटे तंतुओं में और छोटे छोटे तागों में टूटेगा। तो इन्हीं तागों को क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। ठीक है, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब ये तंतु अलग अलग जगहों से आते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से आते हैं, कुछ कृत्रिम रूप से आते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे हमारे ये बनता है, प्राकृतिक तंतु किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक तंतु किन्हें कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशमी तथा ऊन से तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु कहेंगे। रुई तथा जूट को हम पटसन भी कहते हैं। जूट पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु का उदाहरण है, और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाला उदाहरण है। ठीक है मित्रों, ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है अथवा बकरियों की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन को खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो ऊन भेड़, बकरी और खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी मिलता है। रेशमी तंतु किससे मिलता है, ये मिलता है रेशम के कीट ककून से मिलता है। ठीक है मित्रों, रेशम का कीट होता है रेशम तंतु, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इससे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है मित्रों,
तो कई सालों तक तो प्राकृतिक रूप से तंतुओं का निर्माण किया जाता था, लेकिन अभी करीब 100 सालों से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी तंतुओं का निर्माण किया जाने लगा है, जिसमें जंतु या पादप का उपयोग नहीं होता। तो इन्हीं तंतुओं को क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है मित्रों, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो ये कुछ हैं, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या और क्या दिया है। बूझो क्या कह रहा है? बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार की तंतुओं से बने हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि ये भी क्या किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो ये देखिए, ये किसी तंतु से नहीं बना है, ये लोहे से बना है। ठीक है मित्रों, किससे बना हुआ है? ये लोहे से बना हुआ है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है? कुछ पादप तंतु। अब कुछ पादप तंतु, यहाँ पे रुई की बात की गई है। ठीक है मित्रों, तो रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? तो बताइए, आपके यहाँ तेल के लैंप तो अब खैर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आजकल तो बैटरी वाली लाइट आ गई हैं। आपने कभी तेल के लैंपों को देखा भी ना हो शायद। जो गांव से जुड़े हुए होंगे उन्होंने तो ज़रूर तेल के लैंप देखे होंगे, लेकिन जो शहरों के बच्चे हैं उन्होंने तेल के लैंप नहीं देखे होंगे। लेकिन आपने घर में दिया ज़रूर देखा होगा, अखंड ज्योति, जैसे हम अखंड ज्योति बोलते हैं। उसमें क्या रहता है? उसमें हम बत्ती बनाते हैं। ठीक है, दिए के लिए भी हम बत्ती बनाते हैं। तो लंबी वाली बत्ती देखी होगी। तो किस तरीके से हम रुई को क्या करते हैं? रुई को उमेट के, ठीक है, रुई को उमेट के फिर हम उसकी बाती बना देते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर पृथक कीजिए। ठीक है, तो रुई लेना है और उसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, यह कपास के तंतु हैं। ठीक है, तो आप उस रुई को लेंगे और उसे धीरे धीरे खरोंचेंगे तो उसमें से कुछ छोटे छोटे तंतु निकलेंगे। तो ये क्या है? ये कपास के तंतु हैं। ठीक है मित्रों, वो जो छोटे छोटे तंतु आप निकलते हुए देखेंगे तो वो क्या होंगे? कपास के तंतु होंगे। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, तो कपास का पौधा कहाँ लगता है? जहाँ पे जलवायु उष्ण होती है और वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी में कपास का पौधा लगता है। ठीक है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप का होता है। पूर्ण परिपक्व हो जाने पर बीज टूटकर खुल जाता है तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? तो बताइए मित्रों, आपने देखा है? मैं आपको कुछ राज्यों के नाम बताता हूँ, जैसे कि हो गया महाराष्ट्र में कपास की अच्छी खासी खेती होती है। और मध्य प्रदेश में भी जब हम नागपुर तरफ, महाराष्ट्र तरफ जाने लगते हैं तो मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्से में भी कहीं कहीं कपास की खेती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है। ठीक है मित्रों, आपको इस बात को खोजना है कि कपास की खेती हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ठीक है मित्रों, तो कपास गोलक, ये जो कपास गोलक होता है लगभग नींबू की माप का होता है। पूर्ण परिपक्व हो जाने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। ठीक है मित्रों, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कपास का पौधा देखा है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में कपास का जो वो फल रहता है वो खुल जाता है पूरा, और खुल के सफ़ेद बिल्कुल रुई उसमें दिखती है। अब कपास तंतु को ढके बिनौले में कपास बीज को देखा जा सकता है। ठीक है, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास की परिफलों रोगों में इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे हिम ढक लिया हो। ठीक है मित्रों, तो क्या ढक लिया हो? हिम ने
ढक लिया हो ऐसा लगता है। देखिए ये आप देख रहे हैं, तो ये जब बीज सूख जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये कपास दिख रहा है। ठीक है, कपास पादप के खेत, ये क्या है? कपास पादप के खेत हैं जो अभी आपने चित्र में देखे। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या, ओटना। ठीक है, ये कपास को जब उसके बीजों से निकाला जाता है तो उसे ओटना कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ओटना के बारे में बताया गया है। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है मित्रों, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब कपास को उसके बीज से अलग करना हो तो कपास को ओटा जाता है। ठीक है मित्रों, आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है मित्रों, तो आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे सकती है इसमें। जूट, अब ये जूट पटसन कैसे तैयार होता है? पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को कैसे प्राप्त किया जाता है? पटसन के तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है मित्रों, तो पटसन के पादप को कब काटते हैं? जब उसमें फूल निकल आता है तब उसे काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रख देते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उससे पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा पटसन का पौधा। ठीक है, जब ये पुष्प अवस्था में रहता है, इसमें फूल निकलता है, तो इसे काट लिया जाता है। फिर आगे, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो आगे इसमें दिया होगा ऐसा कैसे किया जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सूती तागे की कटाई। अब सूती तागे की कटाई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये क्रियाकलाप 4 में बताया गया है कि आप इसे कैसे करेंगे। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे या तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकियां भरिए। मतलब आपको रुई को तर्जनी, मतलब जो हमारी पहली उंगली होती है और अंगूठा, उसके बीच में चुटकी बनना। जैसे हम चुटकी बजाते ना, ये देखिए, जैसे हम ये चुटकी बजाते ना 2 उंगलियों के बीच, उसी प्रकार से आपको उस रुई को पकड़ना है। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। ठीक है, आपको उसे क्या करना है? ऐंठते रहना है। ठीक है, ऐंठना तो समझते हैं ना, जैसे हम चुटकी बजाते हैं तो उसको अपने ऐसे रब करते चलिए, उसको रगड़ते चलिए एक दूसरे में। अगर आपको नहीं पता है ऐंठना, तो आजू बाजू आप अपनी माँ से या अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि ऐंठते कैसे हैं। क्या आप तागा बना सकें? आप बताइए, अब आपने ऐसा किया तो क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, तो जब रेशों से तागा बनाया जाता है तो उसे कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाती हैं और तागा बन जाता है। तागा मतलब वो जो धागा होता है ना, वो बनता जाता है। ठीक है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिसे 3.10 में मैं अभी आपको तकली का चित्र बताऊंगा। ये बाजू में ही बनी हुई है तकली। तो ये तकली मेरे नाना के पास हुआ करती थी। वो रुई को ऐंठ के धागा बनाते थे, फिर उसका उन्हीं धागों को मिला के उसका जनेऊ बना लेते थे। ठीक है मित्रों, तो ये है बाजू में तकली, आप ये देख पा रहे होंगे। ये तकली है, कुछ इस तरह की तकली होती है। इस पे मेरे जो नाना थे वो इस पे धागे को लपेटते जाते थे। ठीक है,
मैं आपको करके बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। जब मैं ये सारी क्रियाकलाप की वीडियो लाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। हाथ से प्रचलित तकनीक में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है, ठीक है मित्रों। तो चरखे से भी कताई की जाती है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने या आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये कब शुरू हुआ था? 1956 में। यदि आपसे कोई पूछे कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब शुरू किया गया था तो आप क्या जवाब देंगे? 1956 में, ठीक है। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तागे से वस्त्र कैसे बनेंगे? देखिए मैं आपको इसके पहले कुछ चित्र बता दूं। तो देखिए ये है चरखा, ठीक है। अगर किसी ने चरखा ना देखा हो तो कुछ इस तरीके का चरखा होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तागे से वस्त्र। अब तागे से वस्त्र कैसे बनेगा? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई है, ठीक है मित्रों। तो बुनाई के द्वारा भी कपड़ा बनता है और बंधाई के द्वारा भी कपड़ा बनता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विविंग कहते हैं, ठीक है। तो 2 सेट बनाए जाते हैं तागों के और फिर उनको व्यवस्थित किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है? वस्त्र बन जाता है। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चीज़ को कागज की पट्टियों द्वारा बुनकर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 5 देखेंगे। क्या है? विभिन्न रंगों के 2 कागज की सीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए तथा सीट चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए, ठीक है मित्रों। तो अभी हम नीचे देखेंगे। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदेश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला दीजिए। एक सीट की को एक एक करके दूसरी सीट से कटावों से चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार बुनिए। तो देखिए आपको इधर पे बताया गया है। देखिए आपको क्या करना है, पहले ये वाला चित्र देखिए आप। ये आपको 2 अलग अलग कलर के कागज़ लेने हैं, उन्हें आपको इस प्रकार से ये काटना है। ये देखिए इसमें लाइन खींच के इनको बराबर हिस्सों में काटा गया है, ठीक है। फिर आपको उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको इसको कुछ इस तरीके से करना है। ये जैसा चित्र सी में दिखाया गया है इस तरीके से आपको डालना है। इसी प्रकार यदि आपने कभी निवाड़ का पलंग बुना हो, ठीक है, या देखा हो बुनते हुए, तो आप इस कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर आपका वो कैसा बन जाएगा कपड़ा? ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है मित्रों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, ठीक है मित्रों। तो करघे होते हैं, उस पर वस्त्रों की बुनाई की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। तो करघे क्या होते हैं? या तो हाथ से चलाए जाते हैं या विद्युत से भी चलाए जाते हैं। विद्युत मतलब बिजली से, ठीक है मित्रों। देखिए यहाँ पे स्वेटर बुनी गई है। क्या बुनी गई है? ये स्वेटर बुनी गई है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों को बनाई जाती है।
क्या है, वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वस्त्र बन गए, इससे हम इस प्रकार स्वेटर की बुनाई हो रही है। यहाँ पे दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है मित्रों, तो जब एक बड़ा कपड़ा बन जाता है तो उसके बाद उन्हें काटकर हमारे लिए शर्ट, पैंट और भी अलग बहुत सी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। अब पहेली दीदी क्या जानना चाहती हैं? पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो क्या आपने ये देखा है कभी? आइए आगे देखते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब आगे क्या है? वस्त्र सामग्री का इतिहास। ठीक है मित्रों, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ के लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है मित्रों, तो क्या करते थे वो लोग? या तो वृक्षों की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियों का उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। ठीक है मित्रों, कृषि समुदाय में आगे पढ़ते हैं हम। कृषि समुदाय में बासना प्रारंभ करने के पश्चात कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ बनाना सीखा। ठीक है मित्रों, तो क्या किया इन्होंने? डालियाँ बनाना सीखा। जब कृषि समुदाय जब बसने लगा, कृषि समुदाय मतलब कृषक लोग जब बसने लगे तो उन्होंने चटाइयाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है। क्या एक ये फ्लेक्स नाम का भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। वह उन वस्त्रों को अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। ठीक है, उन दिनों क्या करते थे लोग? सिलाई करना तो जानते नहीं थे, तो क्या करते थे उस समय के लोग? अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, मतलब ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई के लिए सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगी तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या आपको इसमें कुछ आश्चर्य लगता है? मुझे तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि हम उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को जान चुके हैं। इसलिए जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं उन पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये विविधता हमारे ही देश में है। आपको किसी और देश में इतनी विविधता नहीं मिलेगी जितनी कि हमारे देश में है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में इतनी विविधता क्यों है? अगर नहीं सोचा है तो आप सोचिए और ज़रूर डिस्कस कीजिए अपने आसपास, अपने मम्मी पापा, भाई बहनों से और अपने शिक्षक से।
और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चित्र के द्वारा डायग्राम के द्वारा ये समझाया गया है कि किस प्रकार से एक तागा या वस्त्र बनता है। सबसे पहले क्या होगा, कपास का गोलक, फिर कपास के गोलक को पेड़ से निकाला जाएगा, फिर यहाँ पे ओटा जाएगा उसको, ठीक है मित्रों। तब कपास का गोलक, फिर उसके बाद उसे ओटने के बाद क्या बने, ओटने के बाद रेशे बने, फिर कताई हुई, कताई से क्या बने, तागे बने, ठीक है मित्रों। तागों की बुनाई हुई, बुनाई से वस्त्र बंधा, बुनाई और बंधाई, ठीक है मित्रों। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ कुछ प्रमुख, अब हमारा अभ्यास आने वाला है। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़े, जैसे रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ शब्द थे हमारे महत्वपूर्ण, जिन्हें हमने इस अध्याय में पढ़ा और समझा। आइए अब सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश क्या है, तो ये रहा हमारा सारांश। सारांश क्या कह रहा है, सारांश, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी एवं पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं, ठीक है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनते हैं। तो बुनाई दो प्रकार से की जाती है, एक तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक तो बुनाई, देखिए एक बुनाई और एक बंधाई, ठीक है मित्रों। आइए अब आगे अभ्यास देखते हैं। तो आपको ये अभ्यास का समय अब हमारा आपको यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तंतु तथा संश्लिष्ट तंतु में वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊन, रुई, रेशम और पटसन, ये हो गए हमारे प्राकृतिक तंतु, ठीक है मित्रों। रुई, ऊन, रेशम और साथ में एक ये और एक ये पटसन, तो ये क्या है, प्राकृतिक तंतु। और नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये क्या है, नायलॉन और पॉलिएस्टर है कृत्रिम तंतु। अब आगे सत्य असत्य बताना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तो तंतुओं को तागा कहते हैं, तो हाँ ये सत्य है, तंतुओं से ही तागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो कताई एक वस्त्र निर्माण की हाँ प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, नहीं, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं है। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो हाँ ओटना कहते हैं, ये सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो हाँ जब हम तागों को बुन देते हैं तो एक वस्त्र का टुकड़ा बन जाता है। रेशम तंतु किस पादप के तने से प्राप्त होता है, तो रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होता, यह ककून से प्राप्त होता है। रेशम के कीट के द्वारा पहले उसको पत्तियां खिलाई जाती हैं, फिर वो अपना ककून बनाता है, फिर उससे रेशम बनता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो नहीं, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, ठीक है मित्रों। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने, आपको यहीं के यहीं सब कुछ याद होता चलेगा, ठीक है मित्रों। देखिए ये वीडियो बड़ी है क्योंकि मैं पूरा पाठ एक ही बार में समझा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बड़ी ही रहेंगी, ठीक है मित्रों। अब हमें करनी है रिक्त स्थान की पूर्ति। खाली स्थान और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से पादप तंतु प्राप्त किए जाएंगे, एक तो पौधे से और जंतुओं से, ठीक है, पौधे और जंतुओं से, क्षमा कीजिए यहाँ पादप तंतु की बात हो रही है, तो रुई और पटसन हमारा उत्तर होगा। रुई और पटसन क्या है, पादप तंतु हैं। फिर नेक्स्ट अगले में बताना है खाली स्थान और खाली स्थान जंतव तंतु हैं। तो रेशम और ऊन कैसे तंतु हैं, जंतव तंतु हैं, ठीक है। अब ये लिखा है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है, तो रुई तो प्राप्त होती है फल से, ठीक है मित्रों। रुई किससे प्राप्त होती है, फल, जो रुई का फल होता है उससे हमें रुई प्राप्त होती है। और जूट कहाँ से प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है पौधे के तने से, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से दो वस्तुएं रस्सी और मैट, ठीक है मित्रों। रस्सी बनती है नारियल के तंतु से और मैट बनती है। अब तंतु से धागा
तंतु से हमें क्या बताना है, तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है कि तंतु से धागा को निर्मित कैसे किया जाता है। तो आइए हम फिर से पाठ में चलते हैं अपने ऊपर, जो कि यहाँ पे हमारी क्रियाकलाप में बताया गया है। तो देखिए ये हमारा ये जो क्रियाकलाप है इसमें हमारा उत्तर मिलेगा कि धागा कैसे बनाया जाता है तंतु से। ठीक है मित्रों, तो देखिए एक हाथ में रुई पकड़िए, तो ये इसकी प्रक्रिया है। आपको एक हाथ में रुई पकड़ना है, दूसरे हाथ में अंगूठी तथा तर्जनी के बीच में कुछ रुई की चुटकियां भरिए और धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, तंतु से धागा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी चीज़ को रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बनता जाता है। ठीक है, तो ये इसका हमारा उत्तर था कि एक हाथ में पकड़िए रुई को और दूसरे हाथ में आपको क्या करना है, रुई को थोड़ी थोड़ी खींचता जाना है और तर्जनी और अंगूठे के बीच में तंतुओं को आपको ऐंठते जाना है। तो इससे क्या होगा, धागे का निर्माण होता जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए परियोजना कार्य क्या है, आपको ये परियोजना कार्य करना है, इससे आपका ही ज्ञान और बढ़ेगा। इसमें आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। किसी निकटवर्ती हथकरघा अथवा बिजली करघरघा इकाई का भ्रमण कीजिए तथा विभिन्न विधियों द्वारा तंतुओं की बुनाई का परीक्षण कीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये काम आप किसी बड़े के साथ ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आसपास कोई हथकरघा है तो पता लगाइए कि क्या आपके क्षेत्र में कई तंतु पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कहीं तंतु प्राप्त करने के लिए कोई फसल उगाई जाती है। यदि हाँ तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई खेत है, ऐसा खेत है जहाँ पे ऊन की फसल, ठीक है क्षमा कीजिए ऊन की फसल बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे रुई की खेती की जाती हो। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है। भारत बहुत से अन्य देशों को रुई वस्त्रों तथा वस्तुओं की आपूर्ति करता है। पता लगाइए कि यह हमारी सहायता किस प्रकार करता है। ठीक है, तो ये एक परियोजना कार्य है। इसमें आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है। भारत बहुत से अन्य देशों को सूती वस्त्रों तथा वस्तुओं की आपूर्ति करता है। हमें क्या पता लगाना है, पता लगाइए यह हमारी सहायता किस प्रकार करता है। ठीक है, तो ये जो दूसरे देशों को हम बेचते हैं वो हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं। अगला क्या है, क्या आप जानते हैं कि सूफी संत तथा कवि कबीर एक बुनकर थे। ठीक है, तो जो सूफी संत तथा कवि, हमारे जो कबीर थे वो एक बुनकर थे, मतलब वो बुनने का काम करते थे। उनके जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं का पता लगाइए। तो आपको इसमें कबीर के जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं के बारे में पता लगाना है। आप अपने शिक्षक अथवा अभिभावक के मार्गदर्शन निरीक्षण के अधीन में किसी वस्त्र के तंतुओं की पहचान के लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। किसी वस्त्र से 6 से 8 तक तंतु खींचकर बाहर निकालिए। तंतु के एक सिरे को चिमटी में पकड़िए तथा दूसरे सिरे को मोमबत्ती की ज्वाला में ऊपर लाइए। सावधानी से परीक्षण कीजिए, क्या तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है, क्या तंतु पिघलता है या जल जाता है, इससे किस प्रकार की गंध निकलती है। अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। तो आप इसे नोट कीजिए तो आप क्या समझ जाएंगे, देखिए नीचे दिया है, यदि ये सूती तंतु है तो ये जल जाएंगे। ठीक है, अगर मित्रों वो सूती तंतु रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, परंतु सिकुड़ते हुए अथवा पिघलेगा नहीं वो। ठीक है, सिकुड़ेगा या पिघलेगा नहीं। जलते तंतुओं से कागज जलने जैसी गंध आती है। ठीक है, रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है। अगर रेशम का तंतु है तो वो दूर सिकुड़ेगा और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं है। ठीक है मित्रों, तो वो पिघलेगा नहीं। इससे जले मांस जैसी गंध की आती है। ठीक है, तो जब रेशम का तंतु जलेगा तो जले हुए मांस जैसी बास आएगी। ऊनी तंतु भी सिकुड़ता है और
जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऊनी तंतु भी क्या है, सिकुड़ता है लेकिन पिघलता नहीं है। इससे जले बालों जैसी तीव्र गंध आती है। तो कभी अगर आपके बाल जले हों धोखे से, मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझ के, कभी धोखे से जल गए हों, तो आप समझ पाएंगे उसकी गंध कैसी होगी। अब आगे क्या है, इससे जले बालों जैसी तीव्र गंध आती है। संश्लेष तंतु सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, ये पिघलते भी हैं। ठीक है मित्रों, तो जो जले हुए संश्लेष तंतु होते हैं ये सिकुड़ते भी हैं और पिघलते भी हैं तथा जलते प्लास्टिक जैसी गंध भी देते हैं। ठीक है मित्रों, आगे क्या है, बूझो जानता है, क्या जानता है, बूझो जानता है कि रुई के तागों के जलने पर निकली गंध कागज के जलने की गंध जैसी होती है। वह यह जानना चाहता है कि क्या वह यह मान सकता है कि कागज भी पादपों से बना है। तो बताइए कि वह मान सकता है कि कागज पादपों से बना है। तो हाँ, कागज भी लकड़ी बांस से बनते हैं। ठीक है मित्रों, जो कागज होता है वो भी पादप से ही बनता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने वस्त्रों के बारे में जाना। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।